तो लास्ट क्लास में हमने हमारे जो एपीआई क्रिएट किए हुए हैं ये, जस्ट हमें अब क्या करना है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है यहाँ से ही। तो सो फार सो गुड। अभी तक के जितना भी हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर ये एपीआई क्रिएशन किया हुआ है। तो हमारे पास में कुछ फंक्शनैलिटी है यहाँ पर, जो कि इसके लिए हमने बैकएंड साइड में एपीआई क्रिएट किए हुए हैं। तो एक एपीआई हमारा ये ड्रॉप डाउन लाने के लिए है ये, जो कि कैटेगरी एपीआई में है ये। तो ये ड्रॉप डाउन के लिए इसमें अंदर जो भी वैल्यू है हमें ये बैकएंड से मेंटेन करना है यहाँ पर ये। तो इसके लिए हमारे पास में एक एपीआई है ये। फिर ये सारा के सारा जो हमारे पास में डिटेल रहेगा उसको हमको सर्वर साइड में सेंड करना है। तो यहाँ से हमको एक एपीआई कॉल करना है। फिर ये पूरा के पूरा टेबल के अंदर जो डेटा आ रहा है यहाँ पर, जो फेच हो रहा है यहाँ पर ये, इसके लिए हमें एपीआई एक हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। फिर एडिट के लिए एक एपीआई हमारे पास में, जहाँ पर हम लोग मॉडिफाई करेंगे। फिर ये डिलीट के लिए एक एपीआई है, जहाँ से हमारा ये रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट होगा ये। एक्टिव के लिए, एक्टिव इनएक्टिव के लिए हमारे पास में एपीआई है, जहाँ से हमने कल स्टेटस को चेंज किया था। तो हमने यहाँ पर 6 एपीआई जो हैं वो डेवलप किए हैं इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा ये सर्वर जो है, तो हमें यहाँ पर ये इतने एपीआई ये अवेलेबल है यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही क्या होता है, एक बैकएंड डेवलपर को एपीआई क्रिएट करना पड़ता है, और फ्रंट एंड डेवलपर को एज ए उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन करना पड़ता है। और ऐसे ही मोबाइल डेवलपर्स को उसका मोबाइल एप्लीकेशन राइट करना पड़ता है। तो ये बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसमें कि जो हमारा डेटा एक्सचेंज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एपीआई होता है। तो अर्लियर तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन राइट करना पड़ता था, बट राइट नाउ काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम लोग सेंड कर सकते हैं हमारे हमने जो भी एपीआई डेवलप किया है। तो उससे यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, बाद में इसको क्या कर लेंगे, वो इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पर ये। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर लगती है ये अजाक्स की कॉलिंग। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक आता है अजाक्स, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, जो यूआरएल एक्चुअल में सर्वर का, वो यहाँ से कॉल करते हैं यहाँ से ये। और जो भी हमारे पास में डेटा जो है ये, वो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करता है हमारे ये सर्वर की साइड में ये। तो जो हमारा डेटा सर्वर से आ रहा है वो बाद में टेस्ट जो होगा हमारा, स्वेगर से हमने टेस्ट कर लिया, या हमने उसको पोस्टमैन के थ्रू हमने टेस्ट कर लिया यहाँ पर ये। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ टेस्टिंग टूल, यहाँ पर हम लोग एपीआई को टेस्ट करते हैं और ओनली हम लोग डेटा से मतलब रखते हैं यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में हमको यही करना है कि अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करने, ब्रेक डाउन करके, और सभी में क्या करना है कि हमको डेटा को जो है वो कंज्यूम करना है। तो यही ऐसे ही एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज में क्रिएट होंगे। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में यहाँ पर हमने जस्ट एक प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल लिया है, वहाँ पर मल्टीपल मॉड्यूल रहेंगे जो कि आपस में इंटीग्रेट करेंगे। तो सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में नहीं डाल देते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उनका आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। जो भी जिस भी टाइप का कम्युनिकेशन हमको करवाना रहे ये। और उसी उसी को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें, यूरेका सर्वर, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, क्योंकि एप्लीकेशन काफ़ी सारे उसको मैनेज करने के लिए सर्वर रहते हैं।
बट किसी मॉड्यूल पे काम करो, कोडिंग स्टैंडर्ड तो यही फॉलो करना है, सब में लेयर्स रहेगी, सभी में तुमको कोड राइट करना पड़ेगा, परसिस्टेंस लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे, सर्विस लेयर पे, और अलग अलग कॉलिंग करना पड़ेगी। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पर, ये हमको ये जो कोड राइट करना है यहाँ पर ही है। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं पहले हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड को हम इम्प्रूव करते हैं यहाँ पर ये। तो हमने इतने एपीआई क्रिएट कर लिए हैं, और आई होप तुमने भी ये करके देखा होगा ये। तो करके देखोगे तो और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और मैं जितना बोल रहा हूँ इतना ही मत क्रिएट करो, गूगल से सर्च करो और क्या क्या एपीआई हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली नए नए एपीआई बनाओ खुद से, ये जितना खुद से करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा ये। तो ट्रेवल प्लान से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है उसको ऑब्जर्व करो, खुद वो फंक्शनलिटी क्रिएट करने की यहाँ पर ट्राई करो यहाँ पर ये। बट बैकएंड में क्या करना पड़ेगा तुमको, जस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करना है यहाँ पर ये, कि इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, कॉमन थिंग है यहाँ पर ये। हर चीज के लिए तुमको नया एपीआई क्रिएट करना है तो कंट्रोलर पे जस्ट तुमको नया यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ये, और उसको यहाँ पर कंज्यूम करवाना है वहां से, यहाँ से प्रोड्यूस करवाना है और कहीं से कंज्यूम करवाना है यहाँ से ये। तो ये इस तरीके से क्या है यहाँ पर ये हमारा ये एपीआई का यहाँ पर डेवलपमेंट है। तो अभी तक के हमने जो क्रिएट किया है वो जो है वो हैप्पी पाथ क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ऑलवेज हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो है वो एपीआई जो है वो रिस्पॉन्स देगा, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये रिस्पॉन्स देगा। हम किसी न किसी तरीके का हमारे पास में इशू भी आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई के लेवल पे जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना है। तो हमारे पास में जब क्या होगा, जब रिजल्ट जो हमारा रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो हमारा हम लोग या तो HTTP का 200 वाला मैसेज हम सेंड करते हैं। 200 की रेंज में जो रहता है, लाइक 200, 201, सबके अपने अपने क्या है एक मीनिंग है। सर्वर साइड कुछ भी चीज परफॉर्म हो रही है तो क्लाइंट साइड में बेस्ड ऑन स्टेटस ही पता चलता है कि वहां पर हुआ क्या है। तो ये जो स्टेटस कोड है ये क्या करते हैं, कुछ बताते हैं, इससे हम लोग ये अजम्पशन करते हैं कि सर्वर साइड में इशू क्या है, ये क्या है प्रॉब्लम हुआ, ये हमारे नेटवर्क का कॉल में ही है। तो ये क्लियर होना चाहिए ये। तो जहाँ हमारा 400 का रेंज रहता है वहां पर हमारे साइड से प्रॉब्लम है, हमारी रिक्वेस्ट सेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हम वैलिड कस्टमर नहीं है तो हमें 401 आएगा, हमने लॉग इन किया और हमारा लॉग इन नहीं हुआ तो हमें 401 आएगा, मतलब हम वैलिड कस्टमर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वहां से स्टेटस कोड कोड जो है सर्वर के साइड से 401 वहां से सेंड करेंगे। फिर यहाँ पर अलग अलग जो कोड दिख रहे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, क्लाइंट को पता चलेगा कि ये वाला इशू है। बिकॉज HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो वो रहता है स्टेटलेस, हमें ये नहीं पता कि सर्वर साइड में क्या हो रहा है। बेस्ड ऑन स्टेटस कोड हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सर्वर साइड में क्या इशू हो सकता है। तो ये सब स्टेटस कोड हम क्या करवाते हैं, सर्वर साइड से सेंड करवाते हैं ये। किसी भी चीज़ का यदि प्रॉब्लम है तो हम उसको सर्वर साइड से क्या करवाते हैं, सेंड करवाते हैं यहाँ पर ये। तो कोडिंग के लेवल है तो हम सेंड करते हैं, अदरवाइज हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करता है। सर्वर के अंदर वो सब कैपेबिलिटी है ये, बेस्ड ऑन डेट वो रिस्पॉन्स करेगा हमें ये। तो ये मोस्ट फेमस जिसमें कि तुमको जो आता है वो ये वाला एरर आता है 404, जहाँ पर तुम्हारा URL ही मैच नहीं करता है। तो जब भी तुमने वेब एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया होगा तो सबसे ज्यादा यही वाला इशू आता है ये। एक 404 आता है और एक 405 आता है। तो हमारे बैकएंड में हमारी मेथड जो पोस्ट है और हम उसको गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे बैकएंड में गेट रिक्वेस्ट हम पोस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप का हमारे पास में क्या आता है, इशू आता है ये। तो क्या करता है, उसको क्लाइंट जो है वो कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर जो भी सक्सेसफुली जो मैसेज आएगा यहाँ पर ये, तो वो स्टेटस कोड देख के उसको पता चलेगा, तो यहाँ पर मानेगा कि मेरा सक्सेसफुली सर्वर जो है वो हिट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर ये कभी नहीं हुआ है तो हमें क्या होगा, किसी ना किसी तरीके का कुछ एरर मैसेज शो होगा। वो इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग हो सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कुछ हमें यहाँ पर ये मैसेज के फॉर्मेट में हो सकता है ये, जैसे कि
तो ये इस टाइप से हो सकता है यहाँ पर। ये तो हम लोग क्या करते हैं कि वो यूआई की प्लानिंग करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं, यहाँ पर सेट करते हैं डायलॉग पे दिखाना, या हमको यहाँ या इसके ऊपर पैनल में शो करना, या हमारे प्लानिंग का पार्ट रहता है, कैसे हमको यूआई डिजाइन करना है यहाँ पर ये। बट क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सर्वर साइड में क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, ये बताने के लिए हमारे पास में क्या स्टेटस कोड। तो कोडिंग की साइड से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कोड यहाँ सक्सेस होता है, तो हम लोग कोड में यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टेटस का जो कोड है वो भी सेंड कर रहे हैं, और यदि हमारा डेटा है तो हम वो भी सेंड कर रहे हैं, हमारा किसी टाइप का हमारे पास में डेटा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सक्सेसफुल मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हैं किसी केस में, और किसी केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास में याले एपीआई में क्या है कि सारा के सारा ट्रेवल प्लान का डेटा है, हम उसको सेंड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इस केस में हमें यहाँ पर ये हमारा हैप्पी बात हो गया कि हमारे पास में डेटा आ रहा है हमारे पास में ये। तो ये मैंने परमानेंटली डेटा को सेव करवाया है फाइल में कि, तो इस केस में हमारे पास में क्या है कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, डेटा हमारे पास में जो रहेगा वो आएगा ही। तो यहाँ पर दो डेटा है हमारे पास में, दो डेटा हमने ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो स्वेगर के ये वाले इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे पास में जो डिटेल है वो आ जाएगी, बिकॉज इसको इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है, गेट ऑल ट्रेवल प्लान, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। तो ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड हमारे पास में आ जाएंगे, जो कि क्या है, ये डेटाबेस में ही है। ये जेसन का अरे है। बाद में तुम उसको क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो टेबल के अंदर, यहाँ पर यूआई के अंदर ही। इसका कोड मैं शेयर कर दूंगा बाद में। जो हमारे एपीआई हैं वो क्या हो रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है वो यूआई के अंदर वो इम्पेक्ट करेंगे यहाँ पर ये। तो अभी तो हमने उसके लिए बैकएंड एपीआई राइट करा हुआ है यहाँ पर ये। तो ये तो सब क्या है, ये हमारे पास में हैप्पी सिनेरियो है ये, कि सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है ये। तो हर केस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कोड मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि कोड मिला 201। यहाँ पर हमें कोड मिला 201। तो यहाँ पर जो कोड है हमारे पास में 201, तो ये हमें क्या करवा रहा है कि सक्सेस का मैसेज दे रहा है ये। तो यदि हमारे पास में कोई डेटा यदि ऐसा है कि एक बार में हमने पूरा नहीं सेंड किया हुआ है, ये पार्शली डेटा सेंड किया है, तो हमारे पास में होते हैं ऐसे बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि एक उसके फ्रेम में हम लोग थोड़ा डेटा दे रहे हैं, बाद में थोड़ा डेटा दे रहे हैं, तो सर्वर में एक ही बार में सारा डेटा हम सेंड नहीं करते, तो पार्ट बाय पार्ट करते हैं। तो तब हम उस केस में क्या करते हैं, 201 का मैसेज सेंड करवाते हैं सक्सेसफुली। तो सर्वर के अंदर हमारा डेटा स्टोर हुआ है, बट डेटा का एक पार्ट अभी क्रिएट हुआ है, अभी पूरा डेटा क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पर ही। तो कोई चीज पार्शली परफॉर्म हो रही है तो हमें 201 का मैसेज देना है, और कोई चीज यदि फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो रही है यहाँ पर, कि सर्वर साइड से वो चीज हमारी कंप्लीट हो गई है, उस केस में हमें जो डेटा यहाँ पर सेट करना है वो 200 करना है ये। तो ये हर स्टेटस कोड का अपना अपना एक मीनिंग है। तो वो मीनिंग के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम उसको सर्वर साइड से हम उसको सेट करवाते हैं।
तो तुम डिलीट करोगे या ये करोगे तो बेस्ड ऑन डेट हमारे पास में क्या आएगा, हमको ये रिस्पॉन्स का जो है वो यहाँ से ये कोड मिलेगा ये। तो ये जो रिस्पॉन्स का कोड है ये हमको यहाँ से मिलेगा। और ये कोड ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये हम लोग सेट कर रहे हैं कोडिंग के थ्रू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, इसलिए बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्या करती है, क्लाइंट से इंटरेक्ट करती है। तो यदि हमारे पास में पीछे यदि सब ठीक ठाक रहा तो हमारे पास में ये स्टेटस कोड जो है वो जाएगा वहां पर क्लाइंट के साइड में। और यदि वो पीछे से ठीक ठाक नहीं रहा वो, तो क्लाइंट के साइड में क्या होगा, वो कोड नहीं जाएगा वो। तो यहाँ पर जो है ये HTTP का जो स्टेटस का कोड है ये क्लाइंट को बताने के लिए है ये। तो ये माइंड में रखना है यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन दैट क्या होगा, वहां पर रिस्पॉन्स आएगा तो क्लाइंट क्या करता है उसको यहाँ पर जो सर्वर के साइड में जो है यहाँ पर उसको वो हैंडल करता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि अजाक्सा की जब हम लोग कॉलिंग करते हैं या बाद में एंगुलर के अंदर करते हैं, एंगुलर के अंदर सर्विसेज होती है। तो वहां पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जर्वेबल। तो या jQuery के API है। तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पर एक है प्रॉमिस। तो ये अजाक्स में एक चीज आएगी प्रॉमिस नाम की। या फिर यहाँ पर एक आता है एंगुलर में ऑब्जर्वेबल यहाँ पर ये। तो क्या होते हैं कि जब हम क्लाइंट साइड सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो यदि हमारी रिक्वेस्ट प्रॉपरली गई और प्रॉपरली हमारे पास में रिस्पॉन्स आया, उस केस में हमारा सक्सेस रहता है हमारे पास में ये। तो हमें जो मैसेज मिलते हैं उस केस में ये, तो वो ऐसे ही मिलेगा, या तो 200 मिलेगा या 201 मिलेगा। तो जब हमारे सक्सेस मैसेज रहेंगे मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा, तब हम क्या करेंगे, हमको यूआई पे हमको एक अ, यहाँ पर स्टेटस, बेस्ड ऑन स्टेटस हमको पता चलेगा कि हमारा सक्सेसफुली वहाँ पर सर्वर पर जो है वो रिक्वेस्ट गई है और वो सक्सेसफुली सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, वहाँ पर डेटाबेस लेयर तक सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। हमने कुछ इस तरीके से क्या करके रखा है यहाँ पर, किया हुआ है यहाँ पर ये। और यदि सर्वर के साइड से कुछ ब्रेक हो गया यहाँ पर ये, तो उस केस में हमारे पास में जो मैसेज जो आता है वो 500 की रेंज में आता है। ऐसा क्या होगा, हमारे पास में जो मैसेज आएगा वो 500 की रेंज में आएगा। अब बैकएंड में आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये हमारे पास में कौन सा मैसेज आना चाहिए, सर्वर साइड में 500 आना चाहिए। तो ये जो हमारे पास में जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को क्या कर यहाँ पर है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स क्या करेंगे, हमें एरर मैसेज में ले जाएंगे ये। तो बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है वो यूआई के ऊपर जो है सेट करते हैं हमारे एरर मैसेज को। अब वो एरर मैसेज को कहीं दिखा भी सकते हैं, या एरर मैसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पर पर्टिकुलरली हम लोग एक डायलॉग बॉक्स में दिखा सकते हैं, और वो यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज हमारे पास में रहता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर प्लानिंग, किस टाइप से तुमको एरर मैसेज यहाँ पर शो करना है यहाँ पर ये। तो कुछ एरर मैसेज होते हैं वो क्लाइंट साइड होते हैं, जैसे कि ये वाला एरर मैसेज है ये। तो ये सर्वर ही नहीं हिट करने दिया, ये क्लाइंट साइड है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट के साइड से ये एरर मैसेज को शो करवाया है। कुछ मैसेज जो होते हैं वो सर्वर साइड से आते हैं वो। तो वो हमारे प्लानिंग पर डिपेंड करता है कि हम क्या भेजने वाले हैं यहाँ से ये। तो अभी तक के हमने यहाँ पर क्या करा, जो हैप्पी पाथ है उसी को कंसिडर किया है यहाँ पर ये, कि सब कुछ प्रॉपर चलेगा। तो सब कुछ प्रॉपर चलेगा मतलब क्या, सब कुछ प्रॉपर चलेगा मतलब ये है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन लेयर कॉल होगी, फिर परसिस्टेंस सर्विस लेयर कॉल होगी, और तुम्हारी जो है वो वहां से पर सर्विस लेयर कॉल होगी और परसिस्टेंस लेयर कॉल होगी। सब कुछ प्रॉपर तरीके से कॉल होगा, जो जो उसके अंदर चल रहा है, और सब कुछ सही चल रहा है यदि यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये फाइनली एक यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न होगा ये। तो ये वाला जो रिटर्न है वो कहाँ पर जाएगा तुम्हारा, ये क्लाइंट साइड में जाएगा स्टेटस कोड। और उसके अंदर यदि कोई डेटा रहा तो वो डेटा जाएगा, वो डेटा जेसन फॉर्मेट में जा सकता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा सकता है। ये हम यहाँ पर क्या कर के रखते हैं, उसको डिफाइन करके रखते हैं यहाँ पर ये किस फॉर्मेट में तुमको डेटा को सेंड करना है।
यदि फॉर्मेट डिसाइड नहीं है तो वहां पर हमारे पास में जेनेरिक्स रहते हैं। जेनेरिक्स मतलब कि जो भी टाइप है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, डेटा जो है जो है वो रिस्पॉन्स में वो जाता है ये। तो अब हमको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, हमें यहाँ पर लगाना है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं कि वो जो है वो बेसिकली हमारे पास में वो डिपेंड करता है उस फ्लो के अंदर। कुछ एक्सेप्शन ऐसे ऐसे होते हैं जो, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है तो वो ग्लोबली एक्सेप्शन है, कहीं भी आ सकता है वो। कुछ एक्सेप्शन होंगे वो हमारे एप्लीकेशन के उस फ्लो पे डिपेंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो एपीआई यहाँ पर रजिस्टर का ऐड किया है यहाँ पर ये, या फिर गेट आईडी का यहाँ पर हमने किया हुआ है यहाँ पर ये, तो कुछ एक्सेप्शन रहेंगे वो पर्टिकुलरली जो है लॉजिक पे डिपेंड रहेंगे। और कुछ एक्सेप्शन ऐसे रहेंगे जो यूनिवर्सल रहेंगे, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है ये, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ये कॉमन एक्सेप्शन है, ये कहीं भी आ सकता है ये रन टाइम पे ही है। बट ये कुछ एक्सेप्शन जो है वो हमारे एप्लीकेशन के लॉजिक स्पेसिफिक रहेंगे। तो अभी तो हम पूरा यहाँ पर एक्सेप्शन राइट नहीं कर रहे हैं, बट इतना इतना हम इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में एक्सेप्शन का जो हैंडलिंग है वो हम हमको यहाँ पर ये रखना है यहाँ पर ये। तो जितना भी हमारे पास में रिस्पॉन्स है तो उसको क्या करो यहाँ पर ट्राई कैच में रखो यहाँ पर ये, कभी किसी तरीके का इशू हो तो एटलीस्ट क्लाइंट साइड में ये पता चले कि हमारा बैकएंड में ब्रेक हुआ है यहाँ पर ये। तो मैंने एक में हैंडल करके रखा हुआ है, बाकी दूसरे में भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये राइड कर लेते हैं, और इसमें और इम्प्रूवमेंट डालेंगे हम लोग मेजर प्रोजेक्ट में। तो ये हमारे पास में हमने उसको। तो ये हमारे पास में जो सक्सेस के जो मैसेज है। तो जावा का एक फीचर है फेमस एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा के अंदर बहुत अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, इसलिए जावा जो है वो फेमस लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्सेप्शन की यहाँ पर हैंडलिंग कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास में एक्सेप्शन आएगा तो हमारा मैसेज रहेगा वो फिर ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सब दूर एक्सेप्शन की हैंडलिंग कर ली है। तो मैंने ये कोर जावा के में ये काफ़ी डीप में एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग करना यहाँ पर ये। और काफ़ी क्वेश्चन इंटरव्यू में एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसीलिए होते हैं ये क्योंकि ये मेन फीचर है ये, इसीलिए जावा क्या है जो है ये फेमस लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा, यहाँ पर ये कोड इम्प्रूवमेंट किया मैंने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग डाली है। और यहाँ पर जो एक्सेप्शन के अंदर जो मैसेज जो है वो जो अभी एरर आएगा वही मैसेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। बट हम हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या क्या हमने हैंडल भी कर लिया यहाँ पर ये। अब यदि किसी तरीके का हमारे पास में यदि इशू होता है, यदि लॉजिक ब्रेक होता है, तो हमारे पास में जो एरर मैसेज जाएगा वो क्लाइंट में क्या जाएगा, वो 500 जाएगा हमारे पास में यहाँ पर ही। अब जो एक्सेप्शन का जो मैकेनिज्म है ये, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है यहाँ पर ये, तो हमारे पास में कोई हमारा क्या होता है, बिजनेस लॉजिक है। तो जहाँ पर हम लोग मेथड के अंदर कुछ भी राइट कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में बिजनेस लॉजिक है। तो ऐसा कोड जिसके अंदर हमें क्या लग रहा है, उसके एग्जीक्यूशन में हमें रिस्क लग रहा है यहाँ, तो उस कोड के अंदर हम क्या करते हैं कि उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक में रखते हैं, जहाँ पर हमें क्या लगता है, रिस्क लगता है। तो ऐसा जो कोड है जहाँ पर रिस्क है, उसको हम कहाँ पर रखते हैं, हमारे ये ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। तो हम कोई भी बिजनेस लॉजिक यहाँ पर राइट करोगे, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये सोर्स कोड है ये। तो वो जो हमारा रिस्की कोड है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं ये पता नहीं होती है तो हमें डिबग करने में, इशू आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिस्की कोड है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। अब वो कहीं भी वो रिस्की कोड हो सकता है ये। तो ये अभी यदि मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर जो कोड है वो कहीं पर ही ब्रेक हो सकता है ये, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई ब्लॉक में मैं राइट करूंगा मैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर जो हमारे पास में जब इसका कोड का क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन होगा इस कोड का। तो इस कोड का जब एग्जीक्यूशन होगा इसका ये, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, कहीं पर ये ब्रेक हो सकता है कि वो ये वाली जो लाइन है वो उस पर ब्रेक कर जाए, ये वाली लाइन पे वो ब्रेक कर जाए। यहाँ पर किसी भी तरीके का क्या हो सकता है, यहाँ पर ये इंटरप्शन आ सकता है। ये वो कंपाइल टाइम एक होता है, एक रन टाइम होता है, बट वो कंपाइल हो के रन टाइम हो। यहाँ पर यदि किसी भी तरीके का हमारे पास में इंटरप्शन आता है, किसी भी रीजन से यदि एक्सेप्शन क्रिएट होता है, इंटरप्शन को ही हम लोग जावा में जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। जहाँ पर हमारा कोड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये क्या जावा का एक फीचर है ये, जो कि हमें हेल्प करता है इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए। यही चीज सी सी प्लस प्लस के अंदर प्रॉब्लम है ये, कि यहाँ पर हमारा कोड ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो गया, उसको डिबग करने में क्या होगा ये, हमें इशू आ रहा है हमें ये। बट ये जावा के अंदर हमको ये जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इसका एक फीचर है यहाँ पर है, जहाँ से जहाँ भी हमारा कोड ब्रेक होगा, तो कोड के लिए जेवे में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए चाहिए क्लास, बिकॉज जावा इज ए क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास में जो किसी भी तरीके का इंटरप्शन जो है, किसी भी तरीके का जो इशू है, उसके लिए हमारे पास में उसको उसके लिए क्लास अवेलेबल है, जो कि हमको एक्सेप्शन के फॉर्मेट में। तो जितनी भी क्लासेस है उसके आगे हमको क्या मिलता है, पीछे एक्सेप्शन रिटर्न मिलता है। जैसे कि ये हमारा नल पॉइंटर, तो ये क्लास है ये, जिसके पीछे क्या है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन रिटर्न है। हमारा है अर्थमेटिक, तो ये क्या है, ये क्लास है ये अर्थमेटिक। हमारे पास में ये एक्सेप्शन, यदि कुछ लॉजिकल एक्सेप्शन यदि आती है तो ये। फिर क्लास नॉट फाउंड, तो इसके पीछे क्या है, ये एक्सेप्शन है ये। तो ये क्या है कि हमको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी तरीके का इंटरप्शन है वाइल एग्जीक्यूटिंग द कोड, तो उस केस में भी हमारे लिए
ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये उस केस में भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये। और उस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, केच करना है। यदि हम उस ऑब्जेक्ट को केच नहीं करते हैं, यदि हम ये, तो यदि ये जो कोड है वो ट्राई केच ब्लॉक में यदि रिटर्न नहीं है और उस लाइन पे आ गया हमें प्रॉब्लम, इस लाइन पे यदि हमें आ गया प्रॉब्लम और ये कोड जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं है, ये जस्ट विथाउट एक्सेप्शन के हैंडलिंग मैकेनिज्म से लिखा हुआ है ये, तो यहाँ से जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से ये। और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके आगे कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके आगे यहाँ ये बस यहाँ तक कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा, उसके आगे रुक जाएगा जेवीएम में, तुम्हारा जेवीएम हो जाएगा यहाँ से बंद, इसके आगे कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पर ये। बट हमें क्या करना है कि अ, किसी भी लाइन पे यदि कोड यदि वहां से इंटरप्शन आ गया तो उसके जो रिमेनिंग जो है कोड वो क्या होना चाहिए, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी रिस्की कोड हमारे पास में रहता है उसको ऑलवेज हमें ट्राई केज ब्लॉक में डालना पड़ता है ये। तो ये इसके अंदर जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है वो उस रिस्की कोड को हम लोग डालते हैं। और जो हमारा जो केज ब्लॉक रहता है यहाँ पर, उसके अंदर क्या करते हैं कि हम उसको केच करते हैं ये वो एक्सेप्शन को ये। तो वो जो भी एक्सेप्शन है उसको केच करो, यदि वो एक्सेप्शन का नाम नहीं पता है तो उसका जो सबका पेरेंट कौन है एक्सेप्शन, उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं ये। बट यूजुअली हम लोग एक्सेप्शन में रखते नहीं है, हमें जो जो भी एक्सेप्शन आने वाले हैं वो हमें यहाँ पर राइट करने पड़ते हैं। तो क्या होगा कि जब हमारा एग्जीक्यूशन होगा, जब कोड का ये, और इस लाइन पे यदि ब्रेक हो गया ये, इस लाइन पे यदि ब्रेक हो गया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिस भी रीजन से वो एक्सेप्शन आया है यहाँ पर ये, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि होल्ड होगा यहाँ पर आके। और केज ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा वो यहाँ पर रिटर्न रहेगा। और जो नीचे का जो कोड है इसके बाद का, ये पूरा के पूरा जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा ये, और इसके जहाँ पर ये कोड ब्रेक हुआ है इसके नीचे का कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो होगा ये कि यहाँ से एग्जीक्यूशन तुम्हारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया तुम्हारा कोड, यहाँ पर इंटरप्शन आ गया, तो ये केज ब्लॉक के पास में चले गया ये। तो नीचे का कोड तुम्हारा ब्रेक नहीं होगा, बट उसके नीचे का कोड है केज के नीचे का, वो क्या होगा, रिमेनिंग कोड है वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एप्लीकेशन तुम्हारा टर्मिनेट नहीं होने वाला है, जस्ट तुम्हारा जो लॉजिक है वो क्या है, वो जो लॉजिक है जस्ट उसका टर्मिनेशन है जो है वो यहाँ पर जो है वो रुक गया है यहाँ पर ये, उसका जो रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड है वो नहीं होगा। केज ब्लॉक में आने के बाद में क्या होगा, बाकी जो बाद का जो कोड है केज ब्लॉक के बाद का ये कोड क्या होगा यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा हमारे पास में ये। तो ये होता है यहाँ पर ये एक्सेप्शन का ये फ्लो, और ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। यदि हमारे पास में अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, हमने यदि रिस्की कोड भी यदि लगाया नहीं है ट्राई कैच ब्लॉक, तो तुम्हारा एप्लीकेशन में जब भी एक्सेप्शन रेज होगा, इंटरप्शन रेज होगा, वहां से एप्लीकेशन हो जाएगा बंद। तो सर्वर पे यदि ट्राई कैच ब्लॉक लगे नहीं है तो सर्वर तुम्हारा हो जाएगा बंद, उसके बाद में कितनी रिक्वेस्ट भेजो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है यहाँ पर ही। तो हमें क्या करना पड़ता है, गुड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म हमारे पास में होना चाहिए। तो ये हमारे पास में है एक है ये कोडिंग के लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कि हमको करना है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये एक्सेप्शन रन टाइम भी हो सकता है और कंपाइल टाइम भी हो सकता है। तो ऐसे एक्सेप्शन जो हमें रन टाइम में पता चलते हैं जो कि लॉजिक बेस्ड होते हैं, तो रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो जावा के अंदर ऐसे एक्सेप्शन जो है कि रन टाइम एक्सेप्शन जिनका पेरेंट रन टाइम एक्सेप्शन है, और ऐसे एक्सेप्शन जो हम लोग कोड राइट करते करते हमें पता चल जाते हैं कि यहाँ पर इंटरप्शन आ सकता था, हम उसको उसी टाइम पे हैंडल कर ले ये। तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सेप्शन होते हैं वो। तो वो होते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो कुछ चीजें जो हमें रन टाइम पे डेटा के बेस से पता चलेगी, कुछ चीजें जो हमको वो कंपाइल टाइम पे पता चल जाती है, हम उसके लिए पहले से क्या कर रहे हैं, रेडी रहे ये। इससे क्या होती है, एक्सेप्शन की कैटेगरी रहती है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्शन। अब अगली चीज आती है एक्सेप्शन का प्रोपोगेशन। एक्सेप्शन का क्या होता है यहाँ पर ये प्रोपोगेशन होता है ये। तो अब यदि क्या है कि हमने क्या करके रखा हुआ है कि हमारे पास में एक मेथड है, क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मेथड को राइट करवाते हैं, और उस मेथड के अंदर क्या है कि
यहाँ पर उस पर्टिकुलरली मेथड के अंदर हमने क्या करके रखा हुआ है, ये कुछ कोड यहाँ पर रिटर्न है उस पर्टिकुलरली मेथड के अंदर। मेथड के अंदर हमारा क्या है, कुछ नंबर ऑफ लाइन का जो यहाँ पर ये कोड रिटर्न है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर भी इट माइट बी सम रिस्की कोड है यहाँ पर, ये कि यहाँ पर ये ब्रेक हो सकता है यहाँ पर ही। और ये मेथड है, इस मेथड को क्या है कि कोई दूसरा मेथड कॉल कर रहा है। इस मेथड को क्या कर रहा है, हमारे पास में जो दूसरा मेथड जो है वो कॉल कर रहा है, तो ये एन मेथड जो है वो एम मेथड को कॉल कर रही है यहाँ पर ये इसका क्या हो रहा है, यहाँ से ये कॉलिंग हो रहा है ये। तो जब भी एन मेथड कॉल होगी तो अंदर से उसके एम मेथड कॉल होगी यहाँ पर ये। अभी एम मेथड के अंदर एक रिस्की कोड डला हुआ है ये। तो या तो क्या करेंगे, हम उसको ट्राई कैच ब्लॉक में राइट कर लें उसके अंदर जो रिस्की कोड है। एक तो हमारे पास में ये है। फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यदि हमारे पास में वो एक्सेप्शन, यदि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम नहीं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, हम उसको थ्रोस करवा सकते हैं। थ्रो कीवर्ड का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये। और वो जो भी एक्सेप्शन है हमारे पास में जो है वो यहाँ पर हम लोग उसको थ्रो करवा देंगे यहाँ पर, कि हम उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो वो यदि कंपाइल टाइम है तो फोर्सफुली थ्रो वहां पर करना ही पड़ेगा, और रन टाइम है तो थ्रो करने के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन रन टाइम पे आएगा तो ब्रेक तो होगा ही होगा वो ये। लेकिन यदि वो कंपाइल टाइम है तो वो थ्रो करने को बोलेगा यहाँ पर, यदि तुम उसको हैंडल नहीं कर रहे हो। तो यदि यहाँ पर थ्रो लग गया और वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, तो उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चली जाएगी उसको, जो कॉल कर रहा है उसके पास में, कॉलर के पास में। तो एन क्या कर रहा है, सो कॉल कर रहा है, तो वो इसको बोलेगा कि इसको हैंडल कर यहाँ पर ये एम मेथड के अंदर जो थ्रो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसको हैंडल करना है एन को। तो या तो क्या करेगा, यहाँ पर एन जो है वो ट्राई कैच लगाएगा उसके अंदर, उसको हैंडल करेगा यहाँ पर ये। और कभी एन को भी हैंडल नहीं करना है तो वो भी क्या कर देगा, वो उसको थ्रोस कर सकता है, वो भी उसको वहां पर क्या कर सकता है, थ्रोस कर सकता है। यहाँ पर थ्रोस आता है कीवर्ड, थ्रोस। तो जब तक के हैप्पी बात है, सब कुछ सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से एक्सेप्शन ये वाला रेज हो गया यहाँ पर ये, तो वो इधर जो है ट्राई कैच ब्लॉक उसको मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि इसने सो कॉल किया है। तो ये इसके अंदर इसके ट्राई कैच ब्लॉक में देखेगा उसको, यदि इसके ट्राई कैच ब्लॉक में यदि उसको मिल गया हैंडलिंग, तो वो इसका कैच ब्लॉक कॉल कर देगा। अदरवाइज यदि किसी ने भी हैंडल नहीं किया तो लास्ट में जाता है वो, जिसका कुछ नहीं है उसका फिर है जेवीएम। और जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, उस प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करती है, वहां से क्या हो जाएगा, सिस्टम तुम्हारा बंद, यदि तुमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है तो। उसके बाद जो फर्दर एग्जीक्यूशन जो भी होने वाले वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। तो यदि तुम्हारा एक क्या करता है, मेथड को जो कॉल करता है जो कॉलर है, तो यदि उसने एन जो है वो एम को कॉल कर रहा है यहाँ पर ये, तो यदि इस पर्टिकुलरली मेथड ने यदि एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो जिसने उसको कॉल किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हैंडल करने की, यदि वो भी हैंडल नहीं करता है तो फिर इसको जो कॉल कर रहा है वो उसको हैंडल करे। और यदि कोई भी हैंडल नहीं कर रहा तो आखिरी में जेवीएम में जाएगा और प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर। अब इस लाइन से यदि इशू आया है तो उसके नीचे का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया, तो गया वो इसके पास में ही है। तो यहाँ पर हैंडलिंग मैकेनिज्म देखेगा, तो यदि इसको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इसके अंदर यदि कोई इसके नीचे कोई लाइन है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो जाएगा लास्ट टाइम में जेवीएम के पास में और वहां से सिस्टम हो जाएगा बंद, ये ट्राई कैच ब्लॉक से यदि हमने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया हुआ ये। तो ये यही चीज क्या होती है हमारे पास में, लेयरिंग के लेवल पे आती है। तो हमारे पास में ये लेयर्स, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
एक लेयर से दूसरे लेयर को कॉल कर रहे हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर को कॉल कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो कोड जो है वो इस लेयर पे भी है, इस लेयर पे भी, इस लेयर पे भी है ये। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, यदि तुमने ये लेयर पे क्या है कि ट्राई कैच लगा के रखा हुआ है, यदि एक्सेप्शन ही नहीं रहता, यूजर फ्रेंडली मैसेज लिखते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में, अभी एक्सेप्शन ही राइट कर रहा हूँ मैं ये। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा ये ट्राई कैच यहाँ पर रिटर्न है ये। तो यदि ये लेयर प्रॉपरली तुम्हारी वर्क कर गई है ये, और इस पर्टिकुलर लेयर पे यदि किसी भी तरीके का यदि इशू नहीं आया, तो हमारा जो ट्राई है उसके अंदर हमारा रिटर्न रहेगा हमारा ये, अदरवाइज हमारा केस के अंदर रिटर्न रहेगा हमारा ये। तो आगे वाली मैसेज को पीछे वाली मैसेज का सक्सेस जाने वाला या फेलियर जाने वाला है। अब ये वाली लेयर ने उसको हैंडल नहीं किया कि मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करना है, यदि कुछ इशू आता है तो उसको आगे वाली लेयर देखिए, तो उसके आगे वाली लेयर जिसने उसको कॉल किया उसके पास में उसका हैंडलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। अब यदि इसने इसको हैंडल कर लिया तो ठीक, तो ये इसके सक्सेस पे आगे वाली मैसेज को सक्सेस बता देगा, इसके फेलियर पे क्या कर देगा, उसको फेलियर बता देगा यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि इसने क्या कर अपना एक मैसेज सेट कर दिया, और यदि इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यदि इसने भी उसको हैंडल नहीं किया, तो इसके पास में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सो कॉल कर रहा है यहाँ पर ही। और यदि लास्ट टाइम में इसने भी उसको हैंडल नहीं किया, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट, एप्लीकेशन हो जाएगी बंद। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारे पास में एक्सेप्शन का जो है वो हैंडलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, यदि हमारे पास में उसको यदि जो कॉल कर रहा है जो उसको ये यहाँ पर ये जहाँ पर हमारा लॉजिक है, तो यदि वो नहीं है वहां पर, यदि उसको हैंडल नहीं हो रहा, तो कॉलर के पास में फाइंड आउट करता है, यदि कॉलर के पास में नहीं है तो वो फिर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है ये। तो अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर हमको यूजर फ्रेंडली जो है वो कस्टम एक्सेप्शन बनाना पड़ता है, अभी हमने बनाया नहीं है। तो अभी के केस में हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में जो हमारा परसिस्टेंस का जो लेयर है जो है ये डाउ लेयर, परसिस्टेंस के लेयर पे हमारे पास में कोई एक्सेप्शन का मैकेनिज्म नहीं है, हमने नहीं हैंडल किया यहाँ पर ये, और है भी तो वो रन टाइम पे आने वाला है ये। तो हमने यहाँ पर हैंडल नहीं किया, तो हम गए किसके पास में, सर्विस के पास में ही। तो सर्विस का भी कोड ब्रेक हो सकता है यदि परसिस्टेंस लेयर पे प्रॉब्लम आ जाए तो ये। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शन की हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है, वो तो आता ही है, वो कंपाइल टाइम और रन टाइम, वो इंटरप्शन तो आता ही है वो जब भी आएगा तो क्या मांगेगा उसका, वो हैंडलिंग मांगेगा उसका वो ये। तो इसने भी हैंडल नहीं किया यहाँ पर ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फाइनली कम से कम ला के हम उसको कंट्रोलर में क्या करते हैं, हम उसको हैंडल कर दें। यदि बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेगा, वो कॉलर पे डाल देगा उसको जिसने उसको कॉल किया है यहाँ पर ये। तो एट लास्ट है में हमारे पास में यदि ये मैसेज आता है, तो एट लिस्ट है क्या है कि हम एक क्लाइंट साइड पे कोड सेंड कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसका रीजन डाल दिया हमने कि पीछे क्या ब्रेक हुआ है यहाँ पर ये। तो पीछे क्या हुआ कि हमारा जो भी किसी भी रीजन से ब्रेक होगा तो हमको एक गेट मैसेज में मिल जाएगा, अब ये क्लाइंट साइड में जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर जो है ये ई डॉट गेट मैसेज जो है वो एक्सेप्शन के रीजन को बताता है ये। तो ये क्लियर नहीं है, तो जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको अच्छे से पढ़ना ही है। ये कोर जावा एक क्लास नहीं है कि मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा मैं ये। तो ये जो है ये यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में मैसेज है, अब एक्चुअली में क्या है, हम लोग किस रीजन से सर्वर ब्रेक हुआ वो क्लाइंट साइड में नहीं भेजते हैं कि किस रीजन से ब्रेक हुआ, बिकॉज क्लाइंट इज ए नॉन टेक्निकल पर्सन। तो वो एक्चुअल में जो होगा वो मैसेज जो होगा वो हमारा जो रहेगा वो जो रहेगा वो टेक्निकल मैसेज रहेगा, ये जो भी रीजन है, अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो आया पीछे और हम उसको भेज रहे हैं वहां पर क्लाइंट के साइड में, तो वो क्लाइंट को नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है, ये एक्चुअल में जो एप्लीकेशन को यूज करने वाले एंड यूजर जो है ये, तो वो एजेंट को क्या पता है कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है ये, टेक्निकल पर्सन टेस्ट कर रहा है उसको पता है, बट नॉन टेक्निकल को नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज डालते हैं यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में हमारा कस्टम एक्सेप्शन हम लोग रेस करते हैं, क्रिएट करते हैं मल्टीपल,
और बेस्ड ऑन डेट यूजर फ्रेंडली मैसेज हम उसमें ऐड करते हैं, तो हम उसको बाद में ऐड करेंगे ये। बट अभी के समय में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये हैंडल कर रहे हैं कि यदि हमारा सर्वर साइड से किसी भी रीजन से ब्रेक होता है तो एप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं हो। और काफी सारे रीजन है ब्रेक होने के, ये तो अभी क्या है, खुद का सिस्टम है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है यहाँ पर ये। और एम्बेडेड सर्वर है, एम्बेडेड डेटाबेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम लोग मान लो ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं या माइस्क्ल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट एम्बेडेड डेटाबेस, और वो डेटाबेस का सर्वर ऑफ है हमारा, तो क्या होगा कि हमारा कनेक्शन ही नहीं बनेगा उससे रन टाइम पे, या कनेक्शन है तो किसी रीजन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे उससे, या हमें हमारे डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट डले हुए हैं ये, तो हमें क्या होगा वहां से ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारा डाउन लेयर पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा यहाँ पर ये। और एक्सेप्शन रेज होगा यहाँ पर ये, तो क्या करेगा इसका ये हैंडलिंग को फाइंड आउट करेगा यहाँ पर ये, तो उसके आगे वाली लेयर में क्या देखेगा कि उसका हैंडलर है क्या यहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा तो उसके आगे वाली लेयर पे देखेगा, जिसको इट्स कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। एक्सेप्शन प्रोपोगेशन मतलब क्या, कि वो क्या करता है यदि किसी भी लॉजिक के पास में उसका हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है तो उसे कॉलर को देखता है वही। तो ये तो क्या हो गया हमारा ये प्रोपोगेशन के लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक आता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे लगाते हैं। तो ग्लोबली यदि वो किसी भी टाइप से यदि वो एक्सेप्शन आ जाता है वो, तो उसके लिए हम लोग, हमारे लिए क्या क्या होता है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली वो के एक्सेप्शन के हैंडलिंग को कॉल कर देता है वो, और एप्लीकेशन हमारा टर्मिनेट नहीं होता है ये। तो एप्लीकेशन को ही क्या हुआ है कि हमारा और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास में क्या है, ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग रहते हैं यहाँ पर ये। तो हम एक अलग से क्लास क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए, उसमें एओपी वगैरह हम लोग लगा के क्या करते हैं कि अलग से क्लास क्रिएट करके यहाँ पर हम लोग एडवाइस को ऐड कर देते हैं। तो यदि हमारे पास में कुछ जो कि कॉमन एक्सेप्शन है, जो कि एप्लीकेशन का कॉमन एक्सेप्शन रहता है, लाइक ये रन टाइम एक्सेप्शन, ये स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन, ये हमको बनाना पड़ेगा ये। तो ऐसे एक्सेप्शन हम लोग क्या बनाते हैं ये, तो उसका हैंडलिंग मैकेनिज्म डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हमको ऐसे एक्सेप्शन को बार बार हैंडल करने की जरूरत नहीं है, कि हम उसको क्या करवा रहे हैं, बार बार हैंडल कर रहे हैं। जब भी आएगा ऑटोमेटिकली ये वाला मैसेज सेंड करेगा वो। तो जब भी मेरे पास में ये लाइक ये इंटरनल सर्वर एरर मेरे पास में है ये, और मेरे पास में यदि ये रन टाइम एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो यदि किसी भी तरीके का रन टाइम एक्सेप्शन यदि आएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइंट के साइड में ऑलवेज क्या है वो, इस तरीके का जो है वो इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पर जाएगा ये। और जो एरर का जो मैसेज है ये हम लोग यूजर फ्रेंडली ऐड करवाएंगे ये, कि ये एक्चुअल में क्या मैसेज जो है वो यूजर फ्रेंडली क्लाइंट को समझ में आए, ऐसा मैसेज हम लोग सेंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग को लगाना पड़ता है। बट अभी हम कस्टम नहीं लगा रहे हैं, खुद का नहीं बना रहे, अभी जो बना हुआ है वही यूज कर रहे हैं। एक्सेप्शन में यदि हमारे पास में कुछ नहीं है एक्सेप्शन के नाम पे, तो हमारे पास में है नॉर्मल एक्सेप्शन क्लास, सबका पेरेंट जो है वो है एक्सेप्शन क्लास। तो कुछ नहीं, यदि हमारे पास में यहाँ पर यदि हैंडलिंग मैकेनिज्म में हमारे पास में एक्सेप्शन का नाम नहीं है हमारे पास में, तो उसका जो है वो एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, फिर इसको लगा दो यहाँ पर ये। तो वैसे गुड प्रैक्टिस नहीं है कि हमें एक्सेप्शन राइट करना है, एक्चुअल में हमको एक्सेप्शन जो एक्चुअल एक्सेप्शन है उसको राइट करना चाहिए, और उससे रिलेटेड हमको मैसेज डालना चाहिए ये। तो जो कोड जावा के एक्सेप्शन रहेंगे, और जावा के एक्सेप्शन रहने का मतलब, जब जावा लैंग्वेज बनी है तो उन्हीं की एग्जीक्यूशन, उन्हीं के ही नाम के जो एक्सेप्शन जो है वो यदि रहेंगे, तो वो एज ए टेक्निकल एक्सेप्शन रहेंगे, जो कोड जावा के लेवल पे रहेंगे वो। तो वो हमारे एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेंगे। तो बहुत सारे थाउजेंड में जो एक्सेप्शन है वो हमको जावा के साइड से मिल हुई हैं। बट कुछ एक्सेप्शन हमको राइट करना है, कस्टम एक्सेप्शन बेस्ड ऑन अवर एप्लीकेशन फ्लो। अभी यदि मेरे पास में यहाँ पर ट्रेवल का एप्लीकेशन है, और मुझे मेरी सर्विस लेयर पे मुझे क्या है, मेरी यह प्लान आईडी जो है ये अवेलेबल नहीं है ये, या यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर ये, ट्रेवल प्लान इज नॉट फाउंड। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए, कि एक एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहिए, कस्टम एक्सेप्शन ट्रेवल प्लान एक्सेप्शन,
और जो भी जब भी मेरे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी होगा तो मैं उसको उस एक्सेप्शन पे पुट करूंगा मैं, ये जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि ये मेरा जो पर्टिकुलरली इंटरप्शन है वो मेरे लॉजिक पर है, वो मेरे लॉजिक पर डिपेंड है। क्लाइंट कुछ सर्च कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है तो मैं मेरा कस्टम एक्सेप्शन रेस करूंगा मैं, ये तो मेरे नाम पे मैं एक्सेप्शन बनाऊंगा मैं। जो भी मेरा एप्लीकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं। तो वो हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सेप्शन हो जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन रहेंगे वो ऑलरेडी जावा के एक्सेप्शन है, कुछ रहेंगे वो फ्रेमवर्क के एक्सेप्शन रहेंगे। तो जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कुछ इशू आ गया तो स्प्रिंग के अलग से एक्सेप्शन आएंगे यहाँ पर, ये वो ये बताएंगे कि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इशू है। कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन रहेंगे वो हाइबरनेट के एक्सेप्शन एक्सेप्शन रहेंगे। तो उसी के टॉप पे हमें क्या करना है कि हमारा जो एक्सेप्शन है उसको राइट करना है। तो अभी के केस में मैंने कुछ एक्सेप्शन राइट नहीं किया हुआ है, बाद में हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर के लेवल पे जस्ट क्या किया, यहाँ पर ये ट्राई कैच ब्लॉक राइट कर दिया है कि यदि मेरा बैकएंड से किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट क्लाइंट साइड पे पता चले कि मेरा सर्वर पे कुछ ब्रेक हुआ है। यहाँ पर 500 का रेंज ये बताता है कि हमारा जो सर्वर है वो ब्रेक कर गया है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर एक चीज लर्न करते हैं कि एंटिटी के लेवल पे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने जो भी एट्रीब्यूट यहाँ से ये डिसाइड किए हुए हैं हमने यहाँ पर ये, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गेटर सेटर हम लोग राइट करते हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ पोजो क्लासेस रहेगी उतने पोजो क्लासेस के लिए हमको गेटर सेटर जो है वो राइट करना पड़ता है फॉर अचीविंग द एनकैप्सुलेशन। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट लेवल जो हमारे पास में डेटा होता है, जो ऑब्जेक्ट का डेटा होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पोजो क्लासेस राइट करना पड़ती है। और पोजो क्लासेस हम राइट कर रहे हैं तो काफी सारा हमें गेटर सेटर राइट करना पड़ता है उसके लिए, डेटा को यहाँ पर होल्ड करने के लिए यहाँ पर ही। तो ये भी एक तरीके का हमारे लिए एक हेडक ये हो गया या बाइलर प्लेट कोड हो गया। और राइट नाउ क्या है कि हमें जो अभी का टाइम है वो हमें, और जो टेक्नोलॉजी है जो लैंग्वेज है वो हमें क्या करती है, लेस कोड राइट करने की तरफ ले जा रही है। कि कोड जो है वो हमारे पास में वो कोड को हम लोग कम राइट करें। तो इसके लिए हमारे पास में ये गेटर सेटर को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन टूल जिसका नाम है लोम्बुक। तो लोम्बुक जो है इट विल जनरेट गेटर सेटर, जो हमारे जो गेटर सेटर क्या होती है, मेथड होती है, या जो हमारा जो है वो इक्वल्स मेथड होती है इंटरनली, या फिर किसी भी तरीके का क्या है डेटा के ऊपर वैलिडेशन लगाना है हमको, ये उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इसके अंदर क्या है एनोटेशन है ये। तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है ये, यहाँ पर ऐड कर देगा यहाँ पर ये एट कंपाइल टाइम। कंपाइल करते समय ये एनोटेशन जो लगते हैं वो एप्लीकेबल कब होंगे, जब तुम्हारा जावा का कोड कंपाइल हो रहा है, रन नहीं हो रहा, कंपाइल हो रहा है ये। तो लोमबॉक टूल जो तुम्हारा है वो कंपाइल टाइम पे वो करेगा यहाँ पर ये। तो कंपाइल टाइम करना है तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जब कंपाइल करना है तो क्या करना है हमको, ये वी हैव टू इंटीग्रेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टूल को हमारी आईडी के साथ में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये। अब ये टूल जो है ये हमें हमारी आईडी के साथ में ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
अब यदि तुमने अपने इस लोम्बो को आईडी के साथ में इंटीग्रेट यदि कर लिया तो फिर क्या यहाँ पर तुमको ये गेटर सेटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे आईडी के साथ में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लोम्बोक को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। इसका क्या है, ये जार फाइल है, इसको क्या करोगे, डाउनलोड। तो हमारे पास में क्या है, ये जो लोम्बोक जो है ये डाउनलोड हो गया। अब इस पे क्या करना है हमको, ये डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर ये, तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारे सिस्टम में, सिस्टम के अंदर जो आईडी है, यहाँ पर जो क्या है, हमारा ये आईडी एक्लिप्स हो सकता है या एचटीएस हो सकता है हमारा ये इसको क्या करता है, फाइंड आउट करता है कौन सी आईडी हमारे पास में अवेलेबल है। यदि हमको नहीं मिल रहा है तब उसका जो पाथ है वो यहाँ पर क्या है कि वो डाल सकते हैं, उस आईडी का जो भी पाथ है वहाँ पर हम उसको पास करवा सकते हैं। तो मेरा जो आईडी है ये, वो किसी लोकेशन पर है वो। तो तुमको जहाँ भी तुम्हारा वो पर्टिकुलरली आईडी है उसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लोकेशन है वो डालना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो मेरे उसमें क्या है, वो ऑलरेडी वैसे इंटीग्रेटेड है वो, बट यहाँ पर क्या है, जो तुमको वो लोकेशन जो है वो यहाँ पर वो डालना पड़ेगा, किस लोकेशन पे वो आईडी है। मेरा आ रहा है सी माई नेम डाउनलोड्स। ये रहा मेरा यहाँ पर ये एच टी एस। तो इस लोकेशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लोकेशन को मुझे यहाँ पर ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर मेरा आईडी अवेलेबल है ये। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये आईडी का जो लोकेशन है यहाँ पर डल गया है ये। तो वो एक्लिप्स आईडी भी हो सकती है, एचटीएस भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है, डालना है, इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर तुमको ये, और इसको यहाँ पर क्या कर देना, इंस्टॉल, इंस्टॉल एंड अपडेट। तो क्या होगा कि ये जो जो ये वाला जो टूल जो है वो एक्चुअली में कंपाइल टाइम वर्क करता है। जब तुम्हारा प्रोग्राम क्या होता है जावा का, वो कंपाइल होता है, ये आईडी के साथ में क्या ये इंटीग्रेट हो गया है ये। तो मेरे उसमें तो वैसे ऑलरेडी क्या ये इंटीग्रेटेड है यहाँ पर ये। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में एक अलग से सिंपल सा जावा का प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं ये की। जावा का प्रोजेक्ट है मेरा, क्या है ये, लॉम्बुक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब मैं पूरा कोडिंग स्टैंडर्ड जो है उस पर काम कर रहा हूँ। तो तुमको ये ऑब्जर्व करना है और इम्प्लीमेंट करना है ये। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि
यहाँ पर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज रियल टाइम एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, पोजो क्लासेस क्रिएट करते हैं होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। तो मेरे पास में क्या है, ये एम्प्लॉय का मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है ये। तो मैं कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर राइट कर देता हूँ यहाँ पर ये प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट लॉन्ग एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट नेम एम्प्लॉय नेम, प्राइवेट एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पर क्या मेरे पास में कुछ जो है वो एट्रीब्यूट है यहाँ पर ये। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी के अंदर ही ये गेटर एंड सेटर राइट करना पड़ेगा, सो दैट क्या कर सकूँ मैं इसके अंदर डेटा को जो है मैं सेट कर सकूँ यहाँ पर ये। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। ऑलवेज हमें जो डेटा का जो एक्सेसिबिलिटी है वो लेना है विद द हेल्प ऑफ सम मेथड। हमें डायरेक्ट डेटा को एक्सेसिबिलिटी नहीं देना है, सो दैट वी कैन कंट्रोल द डेटा। तो हम यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं जहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए एक इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्रिएट करेंगे ये। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि अलग से मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यदि क्रिएट करना है, बार बार सेटर लगाना पड़ेगा। यदि मैं चाहूँ कि मुझे बार बार सेटर राइट नहीं करना पड़े, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा कि कंस्ट्रक्टर को जो है वो क्रिएट कर लूँगा मैं ये। तो मैं सारे पैरामीटर का मैं क्या है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर राइट कर लेता हूँ मैं ये। तो एक पोजो क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ये हमारे पास में कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर जितने भी सोर्स में दिख रहा है ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमको इसको बाद में किसी डेटा स्ट्रक्चर में रखना है और यूनिकनेस मेंटेन करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर यूनिकनेस कैसे मेंटेन करता है, विद द हेल्प ऑफ हैश कोड एंड इक्वल्स। इसके अंदर ये मेथड इंप्लीमेंट होना है, ये ऑब्जेक्ट को यूनिकनेस लाने के लिए यहाँ पर ये। तो ये दोनों मेथड भी हमको क्या चाहिए, क्या होती है, चाहिए रहती है हमें ये। तो हम क्या करते हैं, ये टेस्ट क्लास में से एम्प्लॉय का डेटा को क्रिएट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर एम्प्लॉय का ये। तो मुझे यहाँ पर उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेट करना है मुझे। तो या तो मेरे पास में यहाँ पर है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यदि मैं रिमूव कर दूं मैं, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटर की हेल्प से डालना पड़ेगा मुझे ये। तो वन बाय वन इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं गेट एम्प्लॉय आईडी इज नाउ 101। ये मान लो ये हमने लॉन्ग लेके रखा हुआ है ये। तो हमको यहाँ पर एल भी लगाना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय का नेम हमारे पास में है एलेक्स। और एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉय की हमने यहाँ पर क्या करके रखी, सैलरी डाल के रखी यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये जो डेटा है वो क्रिएट हो गया हमारे पास में ही। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या एम्प्लॉय के उसमें सेट हुआ है यहाँ पर ही। तो ये एम्प्लॉय डॉट गेट। तो हमारे पास में क्या होगा, ये
यहाँ पर क्या हो गई ये, हमने यहाँ पर उसको सेट कर लिया, हम उसको क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर उसको। तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, ये एम्प्लॉय का जो हमने ऑब्जेक्ट में सेट किया वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो मेरा गेटर सेटर का जो कोड है ये, जितने एट्रीब्यूट क्रिएट करोगे उतने ज्यादा गेटर सेटर तुमको राइट करना पड़ेगा, ये तो क्लास का साइज भी क्या होगा, उससे बढ़ेगा हमारे पास में ये। इसको भी अभी मैं उड़ा देता हूँ, ये क्या है ये, हैश कोड इक्वल्स, तो एक जावा के ऑब्जेक्ट के लेवल पे ये हमको लगता है ये। तो ये मैंने क्या करा कि ये इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ये तो मेरा सेटर गेटर क्या हो गया मेरा, ये उड़ गया ये। तो यहाँ पर क्या है कि सेटर मेथड भी चली गई और गेटर मेथड भी चली गई। अब मैंने क्या करा, मेरे प्रोजेक्ट में लॉन्ग बुक को मैंने लगा दिया है, जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एनोटेशन को ऐड करूंगा मैं ये, जिसका नाम है डेटा। कंट्रोल शिफ्ट हो, तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज लॉन्ग को अभी हमने आईडी के लेवल पे इंटीग्रेट किया, प्रोजेक्ट के लेवल पे भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है ये। तो ये जो हमारा कंपाइलर है फाइंड आउट करता है ये इस एनोटेशन को ही, यहाँ पर ये तो कैसे फाइंड आउट करेगा कंपाइलर की, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उस लोम्बो को प्रोजेक्ट के लेवल पे भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट को बताना पड़ता है कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लोम्बो के थ्रू हम लोग इसके अंदर का गेटर सेटर क्रिएट करना चाहते हैं ये। तो कंपाइल टाइम पर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसकी जार फाइल जो है उसके क्लास पाथ में लेना पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट के क्लास पाथ में जाओ, अभी मेवन का यूज नहीं कर रहे हैं तो विथआउट मेवन प्रोजेक्ट में हमें कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ करना पड़ता है। और यहाँ पर लाइब्रेरी में जाके क्लास पाथ पे क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल जार। जब मेवन नहीं था तो ऐसे काम होता था ये। तो यहाँ पर हमारा जिस भी लोकेशन पे हमारा क्या है जार फाइल है, वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ओनली मुझे इसका ही जार चाहिए, ये डाउनलोड फोल्डर पे मेरा पड़ा हुआ है, ये तो मेरा क्लास पाथ पे क्या हो गया, ये सेट हो गया ये। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये क्लास पाथ में ये सेट हो जाएगा, ये वाला जो लोम्बो का जो जार है ये। कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं, ये सेट नहीं हुआ ये, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, फिर से हम लोग उसको सेट करवाते हैं। ऐड लाइब्रेरीज कर लेते हैं यहाँ पर ये। या यही बेटर है। ठीक है, ये आ गया नीचे रेफरेंस। तो अभी मेवन का यूज नहीं किया हमने, ये विथआउट मेवन प्रोजेक्ट है हमारा ये।
तो ये हमें ऐसे फिर क्या करना पड़ता है, क्लास पाथ में सेट करना पड़ता है, नहीं तो मेवन का यूज करते तो मेवन करके हमें दे देता है ये। तो यहाँ पर जैसे मैंने किया, डेटा को मैंने यहाँ पर लॉम्बॉक का डाला मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो है ये यहाँ पर चले गया एरर, तो ये मैंने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया लोमबोक को ये। तो ये क्या करेगा, जब भी मेरा ये कोड कंपाइल होगा, तो ये डेटा एनोटेशन ये बताएगा यहाँ पर कि ये जो क्लास है, ये क्लास के जो गेटर सेटर जो है वो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, हमको ऐसा बार बार राइट क्लिक करके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि सोर्स पे जा रहे हैं हम क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा एनोटेशन क्या कर देगा, हमें बता देगा ये। तो अब यहाँ पर देखो कि मुझे गेटर सेटर का जो मेरा हैंडलिंग है किसने ले लिया, मेरा ये गेटर सेटर का जो मेरा हैंडलिंग है ये पूरा ये लोम्बुक ने ले लिया, मुझे गेटा सेटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मेरा कितना ओवरहेड कम हो गया है मेरे पास में यहाँ पर ये। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर को ऐड कर दूं मैं ये, तो मैं ऑल आर्गुमेंट कर दूंगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डाल दूंगा मैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो गया है, वो मेरा क्लास लेवल पे कंस्ट्रक्टर ऐड हो गया, यहाँ दिख नहीं रहा है, बट इसका कंपाइलेशन जो कोड रहेगा उसके अंदर वो आ गया है वो ये, क्योंकि ये जो एनोटेशन है कंपाइल टाइम पे लगता है ये। तो यहाँ पर वो जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर वो ऐड हो गया है, तो ये जो वैल्यू जो है वो हमको यहाँ नहीं डालनी है, यदि हमने कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डाल दिया है, तो फिर ये वैल्यू को हमको डालना पड़ेगी। यहाँ पर ये, तो ये जो है हमारा ये कंस्ट्रक्टर के बेस पे यहाँ पर डेटा सेट हो जाएगा। तो हमें जो भी चाहिए उस पोजो क्लास के अंदर हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं वो हम लोग कहाँ पर डाल सकते हैं ये, पर्टिकुलरली हमको जस्ट बताना है ये, तो ये लोम्बो क्या कर देगा, उसको क्रिएट करके दे देगा। तो काफी सारे हमारे पास में एनोटेशन है ये। फिर यदि हमको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ये। फिर यदि हमको इसके ऊपर, इस फील्ड के ऊपर हमको कुछ लगाना है नॉट नल, तो हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, नॉट नल लगवा सकते हैं यहाँ पर ये। वो नल नल वाला है ही नहीं वो। ओके, वाइल्ड वो फील्ड लेवल है वो, जब हम लोग सेटर वगैरह के थ्रू करेंगे तब ये एप्लीकेबल होगा ये। तो बस कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर जो भी हमको क्रिएट करना हो, तो जस्ट हमको एक करना है कि उसका एनोटेशन डालना है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो क्रिएट करके दे देगा हमारे कौन, लोमवॉक टूल। तो इक्वल हैश कोड मेथड डाल देंगे तो इक्वल हैश कोड मेथड जो है वो क्रिएट करके दे देगा यहाँ पर ही। हमें यहाँ पर क्या है कि जो है वो इक्वल्स वगैरह जो है और हैश कोड वगैरह जो है वो क्या करना है हमको, यहाँ पर ये राइट नहीं करना है, तो वो भी हमारे लिए क्या कर देगा, वो क्रिएट करके दे देगा वो यहाँ से ही, जो इसका कस्टम लॉजिक है। कंपाइल टाइम पे हमें नहीं राइट करना है ये। तो ये क्या करता है, जो ये लॉन्ग जो है वो हमारे लिए क्या करता है, ये कोड को रिड्यूस कर देता है हमारे लिए ये। तो हमको यूजुअली गेटर सेटर की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा एनोटेशन से हमारा क्या हो जाता है, काम हो जाता है ये। तो अब जाओ हमारे पास में प्रोजेक्ट के लेवल पे,
ये रहा हमारा ये नॉन नल। तो ये यहाँ पर क्या है कि फिर ये नॉन नल, यहाँ पर ये जो है वो नल कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये। मैं उसको फील्ड के लेवल पे लगा रहा था ये। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये नॉन नल कभी भी नहीं जाएगा हमारे पास में ये। तो ये एनोटेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये लोम्बो का डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेना है यहाँ पर ये। अब हम क्या करते हैं कि जस्ट उसको प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं और कोड वगैरह कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं ये। तो हमारे पास में पोजो क्लासेस कहाँ पर है ये। तो एंटिटी क्लास हमारे पास में क्या है ये, पोजो क्लासेस है ये, एंटिटी क्लास। तो आईडी के लेवल पे तो मेरा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास में लोमबुक जो है इंटीग्रेटेड है। तो हमको लोमबुक का क्या करना पड़ेगी, डिपेंडेंसी जो है वो डालना पड़ेगी, मेवन डिपेंडेंसी। अभी स्प्रिंग बूट के साथ तो आता नहीं है ये। तो स्प्रिंग ये क्या है, इसका काम जरा डिफरेंट है ये। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगी यहाँ पर ये। और इसका जो स्कोप है ये प्रोवाइडेड है, दैट मीन्स ये जो है रन टाइम पे नहीं लगने वाला है, ये कंपाइल टाइम पे लगने वाला है ये। तो ये मेवन के अंदर कब कौन सा जार फाइल लगना चाहिए, डिपेंडेंसी लगना चाहिए, ये हमें स्कोप के थ्रू पता चलता है। तो उसके पॉम डॉट एक्सएमएल में तुमको डेव टूल ऐड किया है हमने यहाँ पर ये। और अब हमको ऐड करना है यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी। तो हमारी ये लोम्बो की डिपेंडेंसी आ गई है हमारे पास में ये। तो एंटिटी क्लास में से हम क्या करते हैं कि हमारे गेटर सेटर को रिमूव कर दो। देखो जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन एट्रीब्यूट। और तो मैंने इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर मैं गेटर सेटर के थ्रू यहाँ पर सेट हो रहा, वहाँ पर एरर आ जाएंगे यहाँ पर ये, जहाँ पर हम लोग गेटर सेटर यूज कर रहे हैं। तो गेटर सेटर एड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे यदि हम उसमें एनोटेशन डाल लेंगे। सिस्टम स्लो हो गया है। डेटा एनोटेशन हम उसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, लोमबुक का डेटा एनोटेशन डल जाएगा हमारे पास में ये। तो ये एरर चले गया यहाँ से ये। तो ये हमारा कंपाइलर ने ऐड कर दिया। ऐसा क्या करो, प्लान कैटेगरी पे भी यहाँ से उड़ा दो ये, जितना भी गेटर सेटर है हमारे पास में ये। तो अभी के समय में हम लेस कोड की तरफ जा रहे हैं, हमको इतना डेवलपमेंट लेवल पे कोड राइट नहीं करना पड़ता ही। और एक्चुअली में अभी बहुत सारे डेटा क्लाउड की सर्विसेज है जहाँ पर हम लोग सर्वरलेस काम करते हैं, जहाँ पर हम एक्सटर्नल सर्वर पे भी कोड नहीं डालते। हमारे पास में ऐसी सर्विसेज है जहाँ पर हम कोड
क्लाउड पे राइड करते हैं और वहीं कंपाइल होकर वहीं डिप्लॉय हो जाता है। तो इतना छोटा कोड रहेगा, वो इंटीग्रेटेड होकर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होगा और इंटरनली वो सब डेटाबेस वगैरह मैनेज कर लेता है इंटरनली ये। तो काफ़ी सारे हमारे पास में इस समय जो है वो चैलेंजेस है, एक तरीके से बोल सकते हैं कंपटीशन है अवेयरनेस को लेके, कोडिंग स्किल को लेके, क्योंकि बहुत लेस कोड हम लोग राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कोड जो है वो रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर अब गेटर सेटर चले गया, अब काम सेम ही हो रहा है ये। हमने हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंटीग्रेट कर दिया, लोम्बो को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर ये। तो ये हमारी एंटिटी क्लास और छोटी हो गई है यहाँ पर ये। तो एपीआई तो सिमिलर ही रहेंगे हमारे पास में। बाकी जो हमारे पास में जो कोड है वो जो है वो यहाँ पर छोटा हो गया है, और लॉजिक के लेवल पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी कोड रिड्यूस कर सकते हैं यदि बड़े बड़े लॉजिक को जावा 8 फीचर का यूज करके फंक्शनल प्रोग्रामिंग डाल के ये यहाँ पर भी हम लोग कोड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अभी इतने बड़े लॉजिक हमारे पास में है ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लोमबुक टूल को मैंने और इंटीग्रेट कर दिया। तो आज के सेशन में मैंने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने यहाँ पर डाल दी है, सो दैट एंड यूजर को जो है वो एरर मैसेज भी जाए यदि कुछ इशू हो तो यहाँ पर ये। तो हमें एटलीस्ट जो है वो कंट्रोलर के लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग तो करना ही पड़ती है ये, बिकॉज स्टेटस हमको यहाँ पर सेंड करना पड़ता है बेस्ड ऑन जो भी हुआ है हमारे बैकएंड में। डेटा क्रिएट हुआ तो एचटीटीपी का जो हमारे पास में 200 की रेंज का जाएगा, और डेटा क्रिएट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ से ये, तो हमारे पास में इंटरनल सर्वर का एरर हम लोग भेजेंगे 500 का ही। तो ये कोडिंग के लेवल पे हमको यहाँ पर ये करना पड़ता ही है। अब इसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग पे और भी इम्प्रूवमेंट है, तो वो हमको करना है। और ये जो हम लोग यहाँ पर हार्ड कोडेड मैसेज डाल रहे हैं जो हम ये सर्विस के लेवल पे, तो ये मैसेज को हम लोग क्या करेंगे कि इसे हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे, हम इसको किसी कांस्टेंट क्लास में हम लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड रहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करते हैं कि इसको मेंटेन करते हैं, हम मेंटेन करेंगे इसकी प्रॉपर्टी फाइल में एक प्लेस पे हम लोग सारे के सारे मैसेज को हैंडल करेंगे। और कोडिंग को हम लोग लूजली कपल्ड कर देंगे पूरा ये, ताकि हम किसी भी तरीके के चेंजेस, हमें कोड चेंजेस ज़्यादा नहीं करना पड़े, और हम लोग एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर लेंगे हमारा एप्लीकेशन के लेवल पे ये। तो मिनी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट होगा, और इसी एप्लीकेशन को हमको एक बार डिप्लॉय करना है AWS से क्लाउड पे। तो ये जो तुम्हारा मशीन पे रन हो रहा है वो तुम्हारा AWS से क्लाउड पे रन होगा ये। तो यहाँ से हमारा जो आईपी एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो क्लाउड से आएगा, तो जो मेरे एपीआई है वो तुम भी एक्सेस कर पाओगे ये। तो हमें एक एक्सपोजर मिलेगा कि हम किसी एनवायरनमेंट में हमारा कोड को एक ये रन करवा रहे हैं रिमोटली ये। तो मुझे उसके लिए AWS को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसका EC2 इंस्टेंस, और तुमको AWS का अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, और वहाँ से हमारे कोड को AWS से पहुँचाएंगे। तो हमारे सिस्टम पे होना एक सॉफ्टवेयर VNSCP और मोबा स्ट्रीम या पुट्टी, ये मैंने सेंड कर दिया है ये। उसको अपने सिस्टम पे रखना है ये, सो दैट तुम रिमोटली उससे कम्युनिकेट कर सको, रिमोट सर्वर से, रिमोट मशीन से ये। तो ये हमारे पास में ये सॉफ्टवेयर रहेंगे, इनको इनको कैसे कैसे यूज करना है अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, और तुमको प्रैक्टिस में लाना है ये। तो ये कोडिंग स्किल एज वेल एज रियल टाइम में कैसे काम करते हैं हमको वाली स्किल सब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये इम्प्रूव कर रहे हैं ये साथ में ये। तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा तुमको करना है, ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या क्या करता हूँ ये। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस में डालो, डे बाय डे डे बाय डे, तो यू विल फेस लेस चैलेंजेस। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।